बच्चों, हम लोग अब तक वर्क का डिस्कशन कर चुके हैं, एनर्जी का डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है पावर। तो आप हेडिंग डालिए पावर। तो पहले हम लोग बात करेंगे पावर क्या होता है। पावर इज द, इसमें क्या लिखिए, पावर इज द टाइम रेट, पावर इज द टाइम रेट at which work is done, at which work is done। तो कह रहा पावर जो है वो टाइम रेट है जिस रेट से वर्क होता है, यानी वर्क होने का जो रेट है उसे हम लोग बोलेंगे पावर। तो दो तरीके का पावर पढ़ेंगे, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर, राइट। तो पहले मतलब समझ लें अच्छे से। तो किसी भी बॉडी के वर्क करने का जो रेट है वो हम लोग बोलेंगे उस बॉडी का पावर डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड पावर का मतलब है कि उस बॉडी ने पर सेकंड कितना वर्क करा, राइट। यानी पावर डिलीवर्ड बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी। तो आप हमें बताएं, एक होता है एवरेज पावर। तो एवरेज का डिस्कशन हमेशा हम लोग एक इंटरवल में करते हैं। एवरेज पावर को ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल एवरेज का है। एवरेज पावर इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे टोटल वर्क, तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टोटल टाइम। तो ऊपर लिखा जाएगा टोटल वर्क और नीचे लिखा जाएगा टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा बनेगा एवरेज पावर, राइट। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ वर्क डन। तो बताओ इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, किसका, डब्ल्यू का, डी वाई बाई डी टी डब्ल्यू का। अगर बताओ किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क हमने पढ़ा था एफ डॉट एस, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो फोर्स है ये अगर कांस्टेंट फोर्स है तभी बताइए हम लोग जो वर्क लिखते थे एफ डॉट एस। तो अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर करा, एफ डॉट डी वाई बाई डी टी बन गया किसका, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डी एस बाई डी टी बन गया वेलोसिटी वेक्टर। तो ये बन गया एफ डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, या हम चाहें तो इसको लिखते हैं एफ वी कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग लिखा करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ये आएगा एफ डॉट बी फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर, और ये बना एफ वी कॉस थीटा, और थीटा विल बी एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। और अगर हमें एवरेज पावर चाहिए तो ये लिखा जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। नोट करिए इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग वॉट कहते हैं, जूल पर सेकेंड या वॉट। और हमको बताया 1 HP 1 हॉर्स पावर, 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है, याद रखिएगा। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही बात करेंगे आगे, किस तरीके से वो हमसे सवाल पूछते हैं, तो हम सवाल के माध्यम से ही बात करेंगे, राइट। इसे नोट कर लीजिए आराम से। चलिए पहला सवाल लिखें। देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन which can lift
600 kg coal, which can lift 600 kg coal per minute from a mine 20 meter deep, from a mine 20 meter deep, राइट। तो देखिए सवाल में हमको क्या क्या गिवन है, कह रहे हैं हमें एक इंजन सिलेक्ट करना है, उस इंजन का क्या पावर होना चाहिए ताकि हम 20 मीटर डीप कोल माइन से पर मिनट 600 केजी कोल बाहर निकाल सकें, ये हमारा सवाल है। तो देखो हमें कितना मास बाहर निकालना है, 600 केजी, कितने टाइम में निकालना है, तो 1 मिनट में निकालना है, मतलब 60 सेकंड में निकालना है। और बताओ कितनी हाइट ऊपर चढ़ाना है, तो वो 20 मीटर डीप कोल माइंस कहा गया। कोल माइन का मतलब समझे, कोयले का जो खदान होता है, उससे हमें 20 मीटर हाइट ऊपर कोल को लेकर के जाना है। ऐसा करने के लिए इंजन जो हम इस्तेमाल करें उसका पावर पूछा है। तो बताओ अभी भी सीखा हमने पावर ऑफ इंजन। तो बताओ ये हमें निकालना है कि इतने मास को पर मिनट इतनी हाइट ऊपर लेके जाना है, तो W नेट अपॉन डेल्टा टी टाइम। तो ये एवरेज पावर पूछा हमसे, एवरेज पावर। तो बताओ तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें m मास को h हाइट ऊपर लेके जाना है, तो वर्क डन हो जाएगा mgh, और कितने टाइम में, तो 1 मिनट में, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो इंजन का एवरेज पावर निकालना है हमको। तो ये देखो 600, जी की वैल्यू 10, हाइट 20 और टाइम 1 मिनट का था 60 सेकेंड। तो ये 10 10 100, ये आ गया 2000 जूल पर सेकेंड, या बोलते हैं 2 किलो वॉट। ये बताओ 2000 वॉट है, तो ये 2 किलो वॉट हो गया पावर ऑफ इंजन। यानी हमको जिस इंजन को इस्तेमाल करना है उसका पावर 2 किलो वॉट होना चाहिए, तो हम 20 मीटर हाइट तक पर मिनट 600 केजी कोल को लिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, ए 2 किलोवाट मोटर पंप, अगला सवाल लिखेंगे, ए 2 किलोवाट मोटर पंप, ए 2 किलोवाट मोटर पंप आउट, ए 2 किलोवाट मोटर पंप आउट water from a depth of 10 meter, from a depth of 10 meter, from a depth of 10 meter. Calculate quantity of water, calculate quantity of water coming out per second, calculate quantity of water coming out per second, calculate quantity of water coming out per second। तो सुन लो सवाल क्या, हम जिस मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोटर का पावर है 2 किलोवाट, ठीक है, और हमें बताओ कितनी हाइट से वाटर को निकालना है, 10 मीटर से, और हमें पूछा मास ऑफ वाटर पर सेकेंड, कितना हम मास वाटर का पर सेकेंड निकाल सकते हैं, कितना मास वाटर का पर सेकेंड पंप आउट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस मोटर ऑफ पावर 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मोटर इस्तेमाल करते हुए हमें वो मास पर मिनट पर सेकेंड देखना है कि पर सेकेंड कितना मास हम वाटर का 10 मीटर हाइट उठा सकते हैं। तो आप कहोगे सर पावर बराबर डब्ल्यू नेट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो बेटे पावर है, बताओ कितना, पावर बताओ कितना, 2 किलोवाट, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, डब्ल्यू नेट mgh, इतना हमें वर्क करना है टाइम t। तो ये मास पर सेकेंड m/t, ये हमको निकालना है। तो 2 इंटू 10 की पावर 3 मास पर सेकेंड हमें चाहिए है, g की वैल्यू 10 और हाइट भी है 10। तो देख लो बेटा मास पर सेकेंड जो पंप आउट होगा 100 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 20।
यानी 20 kg वाटर पर सेकेंड आप पंप आउट कर सकते हैं इस 2 किलोवाट के मोटर से। नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखें। ए ट्रक कैन मूव अप ए रोड having a grade of 1 meter rise for every 50 meter. 1 meter rise for every 50 meter with a speed of 18 kilometer per hour. With a speed of 18 kilometer per hour. फुल स्टॉप वाले लिखिए। द रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू 1/25 of weight of the truck. 1/25 of weight of the truck, right? आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद। with what speed the same truck move down the hill with same power. तो ध्यान दीजिए, सवाल में हमको कहा गया है कि जो रजिस्टिंग फोर्स है वो 1/25 ऑफ वेट, मतलब mg का 1/25 है। तो कह रहे हैं वही ट्रक जब उस हिल पर डाउन आ रहा है तो कितनी स्पीड से आएगा ताकि पावर डिलीवर्ड बाय इंजन ऑफ द ट्रक सेम रहे। विद सेम पावर कहा गया है, यानी ट्रक का इंजन ऊपर चढ़ते समय पर सेकंड जो वर्क कर रहा है और नीचे आते समय जो पर सेकंड वर्क कर रहा है वो दोनों केस में बराबर है। अगर ऐसा है तो बताइए, कह रहे हैं जब वो ट्रक नीचे लौट रहा होगा तो कितनी स्पीड से आ रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से। पहले बार में जो ट्रक है वो हिल पर ऊपर जा रहा है, तो ध्यान दो वो हिल कैसा है। ये वो हिल है, ऐसे जा रहा है और कह रहे हैं हर 1 मीटर पर, ये अगर 1 मीटर है तो ये बताओ 50 मीटर है, ये हर 50 मीटर पे 1 मीटर राइज हो रहा है। तो 1 मीटर राइज फॉर एवरी 50 मीटर, मतलब इस हिल पर 50 मीटर में हम केवल 1 मीटर राइज कर रहे हैं। तो बताओ ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो यहां बताओ साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/50, ये साइन थीटा। अब देखना कोई ट्रक इस हिल पर ऊपर जा रहा है पहले, और वो स्पीड बताओ v1, और वो v1 की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया, अभी हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। टिक, ध्यान से देखना। रजिस्टिंग फोर्स जो होता है, इसका मास m मान ले रहे हैं हम। जो रजिस्टिंग फोर्स होता है वो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। मैंने कहा था जो ड्रैग फोर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो हमेशा मोशन को रजिस्ट करते हैं, मोशन के अपोजिट लगते हैं। अगर ये ट्रक ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा, डाउन द इंक्लाइन R। अगर ये ट्रक नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट। चलो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर की तरफ mg का साइन थीटा, इधर की तरफ mg का कॉस थीटा, तो इधर की तरफ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल mg कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा। तो इसका जो इंजन है, देखो ये जो ट्रक है ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो इंजन है इसने जो फोर्स लगाया होगा बताइए, वो अप द इंक्लाइन ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। और ये बताओ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रक ऊपर जा रहा है
मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो बताओ जब ये ट्रक अप द इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो बताओ इंजन का फोर्स एफ इंजन, बताओ नीचे फोर्स आर प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। जितना फोर्स डाउन द इंक्लाइन उतना ही फोर्स इंजन ने ऊपर की तरफ लगाया होगा ताकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना आने पाए। अब बताओ इंजन का फोर्स कितना है, इंजन का फोर्स, इंजन जो फोर्स लगा रहा है आर की वैल्यू है 1/25 mg प्लस mg साइन थीटा की वैल्यू है बेटा 1/50। तो मैं तो कह रहा हूं एलसीएम ले लो भाई। तो फोर्स अप्लाइड बाय इंजन 50 एलसीएम, तो ये देखो 2 mg प्लस mg, 2 mg प्लस mg, तो फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ये हो गया 3 mg/50। ये हो गया इंजन ने जो फोर्स लगाया 3 mg/50। तो पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, पावर डिलीवर्ड बाय इंजन का मतलब है कि इंजन ने पर सेकंड कितना वर्क किया। तो बताओ इंजन का फोर्स ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे एफ इंजन वेलोसिटी cos 0, cos 0 तो 1, तो ये वेलोसिटी v1। तो पावर डिलीवर्ड बाय इंजन ये आ गया एफ इंजन, एफ इंजन कितना है 3 mg/50 इंटू v1, और v1 की वैल्यू 18 हमको दी गई है, अभी हम वैल्यू रख देंगे बाद में, ठीक। अब देखो बेटा, अब कह रहे हैं उसी हिल पर वो ट्रक नीचे की तरफ आ रहा है, तो कह रहे हैं कि अब वो नीचे की तरफ कितनी स्पीड से आए ताकि पावर डिलीवर्ड बाय इंजन सेम रहे, यानी जो ट्रक का इंजन है वो नीचे आते समय भी पर सेकंड वही वर्क करे जितना वर्क वो ऊपर जाते समय पर सेकंड कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन। तो बताओ बेटा, चलो भाई अब हम ट्रक को नीचे ले आएंगे। ये वो हिल है, ये वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और ये हमारा वो ट्रक। अब ये ट्रक बेटा नीचे आना चाहता, ध्यान से देखना, अगर ये ट्रक नीचे आना चाहता तो इसकी वेलोसिटी अब नीचे की तरफ v2 होगी। तो आपको पता है अगर ये वेलोसिटी नीचे है तो रेजिस्टेंस फोर्स ऐसे लगेगा। अब रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा, अब द इंक्लाइन, रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट। अब देखो इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा, और इधर ही लग रहा होगा एफ इंजन, राइट। अब बताओ भाई, अच्छा इधर mg cos थीटा दिखा या नहीं दिखा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि mg cos थीटा को बैलेंस करा होगा नॉर्मल ने। अब बताओ अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आना है, एक्सेलरेशन 0 करके आना है, तो हम कहें इंजन ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो इंजन का फोर्स प्लस mg साइन थीटा बराबर आर, यहां देखो एफ इंजन प्लस mg साइन थीटा मिलकर के आर के बराबर। तो यहां देखो एफ इंजन प्लस mg साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू 1/50 है, बराबर आर। और बताओ आर की वैल्यू बताइए जरा। आर हमें बोला गया था कि रजिस्ट mg का 1/25, तो mg का 1/25। तो बताओ फोर्स अप्लाइड बाय इंजन, अब की बार इंजन ने जो फोर्स लगाया वो mg/25 माइनस mg/50, एलसीएम लो 50 आएगा, तो ये आया mg/50। तो इस केस में बताओ जो पावर डिलीवर्ड बाय इंजन होगा, तो इंजन का फोर्स नीचे, वेलोसिटी नीचे, एंगल 0, एफ इंजन इंटू वेलोसिटी v2 इंटू cos 0 डिग्री। तो बताओ बेटा ये आ गया mg/50 इंटू v2, और ये हो गया पावर डिलीवर्ड बाय इंजन। ये इंजन ने पावर डिलीवर्ड करा सेकंड केस में, ये आ गया पावर डिलीवर्ड बाय इंजन इन सेकंड केस। तो बताओ हमको, और क्या बोला गया कि दोनों केस में सेम पावर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहे हैं ट्रक एक बार ऊपर चढ़ रहा है, एक बार नीचे आ रहा है विद सेम पावर। इसका मतलब है ट्रक ने पर सेकंड दोनों केस में वर्क बराबर बराबर करा, एक बार ऊपर जाते समय एक बार नीचे जाते समय। तो देखो मैं पावर बराबर करने जा रहा हूं, राइट।
तो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मैं इसको रब कर दूं। देखना बेटा, अगर पावर बराबर कहा गया है, इतने में काम हो जाएगा। देखिए, पावर ऑफ इंजन पहले केस में, पावर ऑफ इंजन सेकंड केस में बराबर। तो पहले केस में था 3mg/50 इंटू V1, अगले बार में है mg/50 इंटू V2। गौर से देखना, mg/50 हो गया कैंसिल, 3V1 बराबर V2 हो गया बेटा। 3V1 की वैल्यू बताओ, V1 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये बताओ V2 आ गया, और आंसर आ गया कि डाउन द इंक्लाइन जब वो ट्रक आ रहा होगा तो ट्रक का इंजन पर सेकंड उतना ही वर्क कर रहा है जब वो ऊपर जा रहा है, लेकिन लौटते समय उसकी स्पीड होगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। नोट करिए। नोट करिए और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखें, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with speed u, with speed u at angle theta, at angle theta with horizontal, at angle theta with horizontal under gravity, at angle theta with horizontal under gravity. Can I plot the graph, plot the graph of instantaneous power due to gravity, plot the graph of instantaneous power due to gravity versus time, वर्सेस टाइम। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाना है बेटा, आपको टाइम के साथ दिखाना है वो ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो सवाल देखो क्या है, आप सवाल पढ़ लीजिए तब तक। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है, तो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इंस्टेंटेनियस पावर आप जो है टाइम के साथ प्लॉट करके दिखाइए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा समझते हैं, काफी आसान सवाल है। हमें ग्राफ बनाना है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ mg, ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलिए समझते हैं जरा क्वेश्चन। सवाल कुछ बेटा ऐसा था, सवाल कुछ ऐसा, हमने किसी पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया, ये u वेलोसिटी, ये एंगल थीटा, और हमने अंडर ग्रेविटी फेंक दिया। ठीक, हमें इसका mg का इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ दिखाना है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के साथ दिखाना है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो अगर हम तुमसे कहें कि mg देखो यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, फोर्स mg, mg यहां पे फोर्स mg ऐसे लग रहा होगा, पूरे रास्ते में फोर्स mg ऐसे लगता रहा नीचे की तरफ ऐसे, फिर जब यहां पहुंची बॉडी तो F बराबर mg ऐसे लग रहा है, और जब यहां पहुंचा तो F बराबर mg ऐसे लग रहा है। ठीक, हमें mg का इंस्टेंटेनियस पावर दिखाना है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ mg का एवरेज पावर, पावर ऑफ mg, वो भी एवरेज देखना है। एवरेज होता था W नेट अपॉन टोटल टाइम, तो देखना W नेट mg का यहां से यहां तक ये हाइट कितनी h max, तो mg ने वर्क करा, mg बताओ लगता रहा नीचे,
और ये पार्टिकल यहां से इतनी हाइट ऊपर चला गया एच मैक्स, तो माइनस एम जी एच मैक्स, ये एम जी का वर्क डन हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में। और जब वो यहां से यहां लौटा एम जी लग रहा नीचे और ये हाइट एच मैक्स है बेटा, तो बताओ जब वो नीचे आ रहा है तो एम जी का वर्क हो रहा है पॉजिटिव एम जी एच मैक्स, बताओ टोटल टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों कैंसिल और आ गया 0। तो एवरेज पावर ऑफ एम जी तो 0 है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, ये तो हमने दिखा दिया एम जी का एवरेज पावर 0 आ रहा है, हमें पूछा क्या है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर समझो बेटा, हमने मान लो यहां पे बात करी इस जगह पे, ये फोटोग्राफ हमने t बराबर t पे देखा, ध्यान से देखिएगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी टेंजेंट के लॉन्ग, इसका बताओ जो x कंपोनेंट होगा, क्या इधर u था तो ये u cos थीटा होगा, तो क्या बताओ ये वाला कंपोनेंट भी u cos थीटा के बराबर होगा। अच्छा ये जो u sin थीटा था ये बताओ पहले से कुछ कम हो जाएगा, जो वी वाई होगा वो हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी, ग्रेविटी इसको कुछ कम कर देगा, और ये जो Vx है ये Vx ये बताओ u cos थीटा के बराबर होगा, राइट। अब देखना, तो मैं कहूं t बराबर t पर इंस्टेंटेनियस पावर, तो आपने पढ़ा था एफ डॉट बी फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा ये बात समझ में आ रही, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये बताओ y कंपोनेंट, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये वी वाई निकालना है, ये u sin थीटा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ इंटू टी, तो यहां वैल्यू रखो f, यहां पे बताओ एफ एम जी माइनस जे कैप नीचे की तरफ डॉट प्रोडक्ट, और ये वेलोसिटी वेक्टर को लिखोगे आप u cos थीटा आई कैप, और ये लिखोगे u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो बताओ ये डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट आई का आई से जे का जे से, तो इंस्टेंटेनियस पावर का देखो एक्सप्रेशन, जे का जे से होगा तो ये माइनस का एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, यार अरे जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा। बताओ पावर का एक्सप्रेशन ये हो गया एम जी का स्क्वायर इंटू टी माइनस एम जी यू साइन थीटा, ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको जो ग्राफ बनाना है, मैं ग्राफ भी बना दे रहा हूं, हमको जो ग्राफ बनाना है इस पावर को दिखाना है वाई एक्सिस पर, टाइम को दिखाना है एक्स एक्सिस पे, तो ये लिखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर हम पावर ऑफ एम जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करने चले, पावर ऑफ एम जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ग्राफ प्लॉट करने चले, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर y एक्सिस पर पावर ऑफ एम जी दिखाएं टाइम के साथ, तो देखो t को अगर हम 0 रख दें, t को 0 रखो तो पावर आ रहा माइनस एम जी यू साइन थीटा, तो ये यहां से शुरू होगा माइनस एम जी यू साइन थीटा, ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा एम जी स्क्वायर, तो ये ग्राफ देखो एक स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल अगर अल्फा है तो टेन अल्फा इस ग्राफ का स्लोप होगा स्मॉल एम बॉडी का मास इंटू जी स्क्वायर, और ये ग्राफ हम बनाना चाह रहे थे टाइम ऑफ फ्लाइट तक, और टाइम ऑफ फ्लाइट पर ये वैल्यू जितनी ये माइनस है, आप चाहें तो यार टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी रखो, एक जी कट गया तो 2mu g साइन थीटा में से mu g साइन थीटा गया, तो ये बचा प्लस का mu g साइन थीटा, और ये बताओ टाइम होगा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे पावर 0 होगा, टी की जगह रखो u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो जी से जी कट गया एम यू जी साइन थीटा, एम यू जी साइन थीटा कैंसिल,
और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पर इंस्टेंटेनियस पावर 0। और बात समझ में भी आनी चाहिए, जब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो ये पार्टिकल यहां होगा, इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी एक्स के अलॉन्ग होगी, और फोर्स बताओ ऐसे लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में mg। तो ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये बात कब की है, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे की। तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पर ये फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बताओ एट t इक्वल टू टी हाफ बाई 2 power of mg should be 0 because angle between force and velocity is 90 डिग्री। तो ये देखो जरा, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ पर पावर 0। अच्छा एक बात और बताओ, यहां से एक बात और सीखने को मिल गई कि पावर वर्सेस टाइम ग्राफ अगर है तो इसका एरिया क्या देगा। एक नई बात सीखने को मिली, एरिया ऑफ पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये होगा वर्क डन, टोटल वर्क डब्ल्यू नेट। तो बताओ नेट वर्क डन। तो यहां देखो जरा, नेट वर्क डन, इस ग्राफ का एरिया ये होगा नेगेटिव और ये होगा उतना ही पॉजिटिव। तो डब्ल्यू नेट, तो बताओ ये एरिया डब्ल्यू नेट आ रहा है किसका, mg का, और वो बताओ वो कितना आ रहा है, 0। ये बताओ जितना नेगेटिव एरिया है उतना ही पॉजिटिव एरिया है, तो नेट 0, यानी वर्क डन बाई mg। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में mg का वर्क 0 आ रहा है, तभी तो मैंने देखो डब्ल्यू नेट 0 आ रहा था, तभी तो एवरेज पावर क्या हो रहा था, 0। नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। इस तरीके का सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सवाल लिखिए, एन ऑटोमोबाइल, क्वेश्चन लिखिए, एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एन ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, आगे लिखें इंजन सप्लाई, कॉमा करके लिखें इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर P, इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर P, इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर P, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ऑटोमोबाइल, find velocity and position of automobile as a function of time, find velocity and position of automobile as a function of time, right। समझिए जरा, एक ऑटोमोबाइल का जो इंजन है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, तो ध्यान देना ऐसा सवाल वो बहुत पसंद करते हैं। तो जो पावर है वो P है, और ये पावर बेटा हमें कहा गया है कांस्टेंट कहा गया है। तो ये पावर जैसे 10 वॉट, ये कांस्टेंट पावर, तो ये P 10 वॉट है, मतलब जो 10 नंबर है वो P है यहाँ पे। तो P वास्तव में न्यूमेरिकल वैल्यू है पावर का, ठीक है, और ये कांस्टेंट कहा गया। तो बताओ बेटा P बराबर क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ F इंटू बी, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना उस ऑटोमोबाइल का वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बताओ जरा, पावर बराबर F को लिख सकते हो m इंटू ए इंटू बी, तो P बराबर m इंटू ए को लिख दो dv बाई dt बेटा इंटू बी। तो बताओ अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालना, देखो P बाई m पूरा कांस्टेंट, इधर dt को भेज दिया, इधर v dv, ये बन गया बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आप शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया था, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट बताना, जब वेलोसिटी 0 उस समय टाइम 0, जब टाइम t तो वेलोसिटी v हमको निकालनी है। तो ये देखिए जरा, इसको ये v dv है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। तो यहां देखो जरा, P बाई m कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रल होगा t,
लिमिट लग जाएगा 0 से t, और इसका इंटीग्रेशन हुआ v²/2, और लिमिट बढ़ेगा 0 से v। तो बताओ बेटा p/m इंटू टी बराबर v²/2। तो वेलोसिटी बराबर, या वेलोसिटी स्क्वायर बराबर 2p/m इंटू टी। तो वेलोसिटी बराबर रूट के अंदर 2p/m पूरा कांस्टेंट और t पावर हाफ, ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यही तो हमसे पूछा है कि उस ऑटोमोबाइल की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बना के दिखाइए, ये हमारा क्वेश्चन। अब कह रहे हैं हमसे कि उस ऑटोमोबाइल का पोजीशन भी टाइम का फंक्शन बना के दिखाइए। तो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। इस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, इस वेलोसिटी को लिखा मैंने ds/dt। वेलोसिटी की जगह ds/dt, ये रूट के अंदर 2 टाइम्स पावर अपॉन मास, और ये t पावर 1/2। फिर से वेरिएबल सेपरेट करूंगा मैं, तो ये देखो ds रूट 2p/m पूरा कांस्टेंट, ये देखो t पावर हाफ, और ये dt बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्दर सॉल्यूशन है बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये देखिए इंटीग्रेट, और यहाँ इंटीग्रेट, जब टाइम 0 तो उसकी पोजीशन 0, और जब टाइम t तो पोजीशन s। तो इसका इंटीग्रल हुआ s, लिमिट पड़ेगा 0 to s। इसका इंटीग्रेशन बताओ, t पावर हाफ है तो एक पावर ऐड होगा, t पावर 3/2 तो 3/2 से डिवाइड हुआ, तो यहां आ गया 2/3 रूट के अंदर 2p/m, और टाइम पावर 3/2, और लिमिट पड़ जाएगा 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s बराबर 2/3 कांस्टेंट, रूट के अंदर 2 टाइम्स पावर अपॉन मास, और ये t पावर 3/2, ये आ गया हमें पार्टिकल की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बेटा, यहां जो वेलोसिटी है वो हमसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे बोल देंगे कि एक ऑटोमोबाइल का इंजन कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो p देखो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर हाफ आ रहा है। यहां देखो उसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर 3/2 आ रहा है बेटा, नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, हटा दें इससे बेटा। अगला सवाल लिखिए, लिखें ए पंप मोटर, क्वेश्चन लिखें ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर, ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर at a constant rate, at a constant rate from a given pipe, from a given pipe to obtain, आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, to obtain, फुल स्टॉप वाले लिखिए, to obtain n times water, to obtain n times water from the same pipe, from the same pipe in same time, in same time, the amount by which, amount by which the power should be increased, by which the power should be increased। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, a pump motor is used to deliver water at a constant rate from a given pipe, full stop वाले लिखिए, to obtain n times water from the same pipe in same time, the amount by which power should be increased। समझो, हम कह रहे हैं हमने एक पंप मोटर इस्तेमाल किया है, उससे हम एक पाइप, फिक्स एरिया का पाइप है, उससे वाटर को बाहर निकलवा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि उसी पाइप से उतने ही टाइम में n टाइम्स ज्यादा वाटर बाहर आए। इसके लिए हम उस मोटर को हटा के दूसरा मोटर इस्तेमाल करना चाहते हैं।
तो जो नया मोटर आएगा उसका पावर कितने टाइम्स होना चाहिए। अगर हमें वाटर की क्वांटिटी n टाइम्स बढ़ानी है तो मोटर जो चेंज हमें करनी है उसका पावर कितने टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो सुनो बेटा, ऐसा सवाल बहुत पसंद करते हैं वो लोग। ये एक पाइप है, इससे वाटर मान लो v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। कितनी वेलोसिटी से? इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है a, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है? एक मोटर की हेल्प से हो रहा है। मोटर से ये वाटर बाहर निकाला जा रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, अगर हम P पावर का मोटर इस्तेमाल करें तो कितनी क्वांटिटी वाटर की पर सेकंड बाहर आएगी। फिर ये पता कर लें कि अगर हम उस क्वांटिटी को n टाइम्स करना चाहते हैं तो हमें पावर कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो सवाल देखो, तो मैं तुमसे कहूं रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, पहले तो ये समझो। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो होता है ए इंटू बी, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ये वी बताओ वेलोसिटी है बेटा, जिसे बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी। ये क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन। तो पाइप का एरिया वही है, पाइप फिक्स है। वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा था वाटर, तो ये हुई लिक्विड की क्वांटिटी। मैं तुमसे कहूं मास कमिंग आउट पर सेकेंड, मास पर सेकेंड, तो बताओ कितना मास पर सेकेंड बाहर आएगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड, ए इंटू बी। तो मैं तुमसे कहूं मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम डिलीवर पर सेकेंड। ये मास डिलीवर्ड पर सेकेंड है, चाहो तो ऐसे लिख दें, इस पाइप से लिक्विड का, वाटर का कितना मास पर सेकेंड बाहर आ रहा है। तो मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड, तो मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा बेटे? मोमेंटम होगा मास पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी। तो मास पर सेकेंड ये रो ए बी इंटू बी, तो ये मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड हो गया रो ए बी स्क्वायर। ये हो गया मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड, ये हो गया मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? अब समझो जरा, क्या इसी का नाम फोर्स होता है? अब देखो पावर, तो पावर डिलीवर्ड, अगर मैं कहूं पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो रो ए बी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, तो ये हो गया रो ए वी क्यूब। ये हो गया पावर का एक्सप्रेशन। अब समझना बेटा, रो वाटर की डेंसिटी, ए पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी वेलोसिटी। तो तुमने क्या नोटिस किया कि पावर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्यूब आ गया। यानी बताओ P1 पावर या P2 अपॉन P1 बराबर V2 अपॉन V1 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर हमें पर सेकेंड n टाइम्स वाटर निकलवाना है, कितने टाइम्स? तो बताओ बेटा, मास डिलीवर्ड पर सेकेंड n टाइम्स करना है। रो बदल नहीं सकता, एरिया पाइप का बदल नहीं सकता, क्योंकि पाइप वही इस्तेमाल करना है। हम अगर वेलोसिटी n टाइम्स कर दें तो क्या मास पर सेकेंड हो जाएगा? यस, राइट। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब हमें कह रहे थे सेम टाइम में n टाइम्स वाटर ज्यादा निकालना, तो V2 विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V1। हम वेलोसिटी को अगर n टाइम्स कर दें तो लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकेंड n टाइम्स ज्यादा बाहर आएगी। तो सुनो बेटा, यहां पे देखो P2 निकालना है, P1 P है मान लो, या P1 ही रख कर दें लो, बराबर V2 की जगह n V1 अपॉन V1 और इसका क्यूब। तो ये होगा P2 अपॉन P1 बराबर n क्यूब, P2 बराबर n क्यूब इंटू V1 इंटू P1। यानी बताओ हमारा जो पावर है वो कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा? n टाइम्स। यानी अगर हम पहले मोटर 2 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कहा हमें 3 गुना वाटर बढ़ाना है, तो n की वैल्यू 3 रख देंगे। तो 3 का क्यूब 27
27 टाइम्स हमारा पावर बढ़ जाएगा। तो पहले पावर का 2 किलोवाट, और अगर हमें n टाइम्स वाटर ज्यादा निकालना, 3 टाइम्स ज्यादा निकालना है, तो 27 इंटू 2 54 वॉट का नया पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर हमें लिक्विड n टाइम्स बाहर निकालना है तो हमें लिक्विड की वेलोसिटी उसी पाइप से n टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी। तो जो मोटर है उसको रिप्लेस करके एक नया मोटर ऐसा लाना पड़ेगा जिसका नया पावर पुराने वाले पावर का n³ टाइम्स हो। ये हमारा आंसर, n³ टाइम्स। नोट करिए। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। मैं मान रहा हूं आपने इस सवाल को कर लिया है। चलिए सवाल लिखिए। वर्क डन, क्वेश्चन लिखो, वर्क डन इन टाइम t, वर्क डन इन टाइम t on a body, on a body of mass m, on a body of mass m which is uniformly accelerated, which is uniformly accelerated from rest, from rest to a speed v, from rest to a speed v in time t1, to speed v in time t1 is given by, is given by, कह रहे हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। ये पूछा हमसे, वर्क डन पूछा है कितने टाइम में, टी टाइम में, उस बॉडी पर जिस बॉडी का मास m है और जिसकी वेलोसिटी 0 से v बढ़ गई है t1 टाइम में यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो देखो बेटा हमसे क्या पूछा है, डब्ल्यू नेट, तो आप लगाओगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो ध्यान दीजिए डब्ल्यू नेट इक्वल टू होगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और वी फाइनल बताओ हमें निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ध्यान देना। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, एक्सेलरेशन a इंटू टी, तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v फाइनल हमको निकालनी है। तो हाफ m, ये बन गया a इंटू टी का स्क्वायर, ये देखो हाफ m a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डब्ल्यू नेट। लेकिन बताओ यही हमें चाहिए, लेकिन a नहीं दिया है, और a के लिए उन्होंने कहा है कि उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। कितनी हो गई बेटा, v1, सॉरी v हो गई कितने टाइम में, t1 टाइम में। ध्यान दो बताओ उसकी वेलोसिटी v हुई u प्लस a, और टाइम t1 में, ये गिवन है, सवाल पढ़ लो। उसकी वेलोसिटी v हो रही है कितने टाइम में, t1 टाइम में। u क्या है, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बताओ ये v t1 टाइम में हुई है, तो a t1, तो a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन t1, ये हम लिख सकते हैं a की जगह पर, जो यहां लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए हाफ m, a की जगह मैं लिखूंगा v बाई t1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया डब्ल्यू नेट बराबर हाफ m v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा बेटा, इसको आप नोट करें, नोट करिए।
अगला सवाल लिखेंगे, हो गया। रब कर दें। सवाल लिखें, ए कांस्टेंट पावर is applied to a car, a constant power is applied to a car starting from rest आगे लिखें, if in time t the car travel a distance x, if in time t car travel a distance x, then its kinetic energy is proportional to वो चार ऑप्शन दिए गए बेटा, x पावर 1/3, x पावर 2/3, थर्ड ऑप्शन x और चौथा ऑप्शन है x पावर 3/2। बढ़िया समझ लो सवाल में क्या कहा गया। सवाल में कह रहे कार है जिसको कांस्टेंट पावर अप्लाई किया जा रहा है, एक कार है जिस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है और उस फोर्स ने पर सेकेंड कांस्टेंट वर्क किया तो कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड हो गया, कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड टू द कार। तो कह रहे हैं उस कार का जो बताइए यहां पर काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये कहा गया है। तो देखो सवाल एकदम आसान और ऐसे सवाल भी लोग बहुत पसंद करते हैं। पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट, पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये बताओ दिया गया कांस्टेंट, फोर्स होगा m इंटू ए इंटू वेलोसिटी, ये कोई कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, हमें काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी x के साथ चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो पूरे नंबर कांस्टेंट है हाफ एम, यानी पहले हम वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी निकालें। अगर हम वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी x के साथ निकाल लें तो वेलोसिटी के स्क्वायर का भी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। तो पता हम क्या करें, इस m को इधर ले जाओ तो a इंटू बी बराबर कांस्टेंट, कैसे k कांस्टेंट मास कांस्टेंट तो k अपॉन m एक नया कांस्टेंट, a को मैंने लिखा v dv बाई dx। तुम कहो सर ये कैसे लिख दिया आपने, कैसे आपके मन में ये विचार आ गया, dv बाई dt क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें वेलोसिटी का x के साथ फंक्शन चाहिए तो हमने a को v dv बाई dx लिखना पसंद किया। अगर यही टाइम का फंक्शन होता तो हम a को dv बाई dt लिखते, राइट। चलो भाई बोलो वेरिएबल सेपरेट करें, ये देखो v स्क्वायर dv, ये तो एक कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू कर दिया dx, इसको कर लो इंटीग्रेट, देखना जब x 0 उस समय वेलोसिटी 0, सवाल पढ़ो रेस्ट से शुरू हो रहा है, जब ये x तो ये वेलोसिटी v, तो इसका इंटीग्रेशन होगा v क्यूब बाई 3, v क्यूब बाई 3 लिमिट हो जाएगा 0 से v, और ये प्रोपोर्शनल टू ये हुआ x और लिमिट हो गया 0 टू x। अच्छा 3 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो ये प्रोपोर्शनलिटी में चला गया तो ये v क्यूब प्रोपोर्शनल टू x, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/3। तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी। अब बताओ बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम इज कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कर दो तो x पावर 2/3 हो गया, ये हमारा आंसर, ये हो गया आंसर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू x पावर 2/3। नोट करिए ये आंसर हो जाएगा। राइट
इसे नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बेटा मैं यहीं रोक रहा हूँ, एक क्लास और लूंगा, इसमें कुछ सवाल और कराएंगे और अगली क्लास में ये वर्क पावर एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन में एंट्री करेंगे।